हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स देख रहे थे। कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखा था एग्जाम्पल से और कुछ जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे या देखेंगे उसको। तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 9.4 है एग्जाम्पल का, यह बोल रहा है कि एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और उस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो है दो अलग अलग यूनिडेंटेड लिगैंड्स हैं। जैसे मान लो यह M हुआ, ये लिगैंड A है, यहाँ भी A मान लो, यहाँ B और यहाँ C। ये दोनों लिगैंड जो हैं अलग हैं। तो बोल रहा है कि इसमें दो लिगैंड्स अलग होने के बावजूद या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी मतलब सिस ट्रांस क्यों नहीं इसके लिए किया जा सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी में जो हमने पढ़ा था कि सिस कन्फिग्रेशन तब होता है जब दो आइडेंटिकल लिगैंड एक दूसरे के एडजेसेंट हों। ट्रांस तब होता है जब वे अपोजिट हों। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से इसको रख रहे हो तो ये दोनों ए जो है अगल बगल दिख रहा है तो आप सिस लिख दो और इसी को हम ऐसे बना देंगे, बी को इधर कर दो तो ये दोनों ए अपोजिट हो गया तो आप ट्रांस कर दोगे। बिल्कुल भी नहीं। चूँकि टेट्राहेड्रल के बारे में आप जानते हो कि एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो चार बॉन्ड्स होते हैं ऑल बॉन्ड्स आर एडजेसेंट। यह एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, दिस एंगल इज अगेन 109 डिग्री 28 मिनट। काफ़ी डिटेल में इसको बताया गया बॉन्डिंग वगैरह में। या फिर आप ऐसे लोगे वही एंगल है, ऐसे लेकर के चलोगे वही एंगल है। मतलब यहाँ ये दो ए के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है और आप इसको यहाँ कर दिए तो यहाँ भी एंगल वही है। अब चूँकि लिगैंड्स को कहीं भी रख रहे हो एंगल सेम ही हो रहा है, मतलब कि वे एडजेसेंट ही होने वाले हैं। यहाँ अपोजिट साइड कोई लिगैंड है, अपोजिट का सिंपली मतलब है 180 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो यहाँ तो कोई भी एंगल 180 डिग्री नहीं होता है टेट्राहेड्रल में, हम लोग जानते हैं। तो एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो चार बॉन्ड्स होते हैं सारे बॉन्ड्स एक दूसरे के एडजेसेंट है, अगल बगल है, कोई भी बॉन्ड इसमें अपोजिट नहीं होता है। तो लिगैंड्स आप सेम लो चाहे अलग अलग लो, वे सारे लिगैंड्स एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, अगल बगल ही होंगे, कोई अपोजिट नहीं होगा। मतलब सब के लिए केवल सिस फॉर्मुलेशन हो सकता है, ट्रांस ओरिएंटेशन किसी के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। रीजन सारे बॉन्ड्स इसमें एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। नेक्स्ट 9.5, और यह जो 9.5 है क्या बोल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है FeNH3 का होल 2 Cn का होल 4, या उल्टा फॉर्मुलेशन किया हुआ है NH3 का होल 4 Cn का होल 2, एक माइनस दिया हुआ है। और इस कॉम्प्लेक्स आयन के लिए जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करना है। इसके लिए क्या करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वह कौन सा कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, मीन्स स्क्वायर प्लेनर है या ऑक्टाहेड्रल है, जो भी। तो हम लोग देख रहे हैं कि चार मोनोडेंटेड लिगैंड यहाँ है, दो मोनोडेंटेड लिगैंड यहाँ है। तो यदि इसके लिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे तो 4 + 2 6 मीन्स ऑक्टाहेड्रल। अब चूंकि ऑक्टाहेड्रल भी दो होता है, इनर और आउटर। हालांकि इनर आउटर पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिपेंड नहीं करता है, फिर भी आप पता करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आएगा 3। NH3 एंड Cn बोथ आर स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसी को हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। यही क्या कहलाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब यह जो कॉम्प्लेक्स है कुछ इस टाइप का है, Ma4B2 टाइप का। M जहाँ सेंट्रल मेटल आयन हुआ, A एक लिगैंड हुआ जो 4 है, फिर B भी दूसरा लिगैंड है जो 2 है।
तो याद करो ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए किस प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने थे। तो आयरन, ये जो 4 NH3 है, चारों को आप एडजेसेंट रख लो, ऐसा चारों एडजेसेंट है, मतलब इसमें 90 डिग्री है एंगल सारे। या फिर यदि आप ये दोनों NH3 को अपोजिट समझोगे क्या, अपोजिट है ही ये दोनों 180 पे, तो आप यहाँ से ट्रांस लिख लोगे, लेकिन फिर यही NH3 इसके साथ एडजेसेंट है तो सिस, तो NH3 के आधार पे सिस और ट्रांस दोनों आ रहा है, तो यहाँ से आप नहीं चल पाओगे। तो इस CN के आधार पे लिखना है कि बाकी का जो 2 CN बच जा रहा है, ये दोनों CN एक बार ऐसे रहेंगे, या इसी के लिए एक फॉर्मूलेशन आप करोगे तो दोनों CN को आप ऐसे अपोजिट रख दो और बाकी जो 4 NH3 है उसको रख ही दो, ऐसा। और यहाँ से आप यदि CN के आधार पे चलोगे तो ये दोनों CN एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल पे है, एडजेसेंट है, तो दिस इज सिस आइसोमर। और यहाँ जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो दिस वन इज ट्रांस आइसोमर। तो यही 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के लिए, एक सिस और दूसरा ट्रांस। सिस में CN होगा एडजेसेंट, ट्रांस में CN अपोजिट। NH3 के आधार पे आप नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि NH3 के आधार पे चलोगे तो ये दोनों NH3 यहाँ एडजेसेंट है, लेकिन वही इसके साथ लोगे तो फिर ये अपोजिट हो जाना है। तो NH3 के आधार पे सिस ट्रांस दोनों आ जाएगा एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, लेकिन CN के आधार पे आप चलोगे तो यहाँ से सिस अलग लिख सकते हो, ट्रांस अलग लिख सकते हो। तो ऐसा इसका हुआ। मतलब कि हर टॉपिक से जो है देख रहे हो क्वेश्चन है, नॉमेनक्लेचर से आया, वर्नर्स थ्योरी से आया, अभी आइसोमेरिज्म से आ रहा है। आइसोमेरिज्म में भी ज्योमेट्रिकल से पूछा। नेक्स्ट ज़रा देखते हैं, इस बार जो है ये 9.6 के लिए है। 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, एक है सिस CrCl2 ऑक्जेलेट 2 पर 3 माइनस, और एक कॉम्प्लेक्स इसी का ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, ट्रांस CrCl2 OX का होल 2 पर 3 माइनस, ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। और बोल रहा है कि ये जो 2 फॉर्म दिए हुए हैं, दोनों में से कौन सा जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा या पता करना है, या दोनों होगा, ऐसा भी मतलब देखना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बतलाना है, कायरलिटी के बारे में बतलाना है कि ये जो 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, दोनों में से कौन कायरल है, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर बना लो। एक क्रोमियम, यहाँ भी आप सिस ट्रांस क्लोरीन के आधार पे ही करने वाले हो, OX से नहीं होगा। तो सिस बोल रहा है तो दोनों क्लोरीन को आप ऐसे रख लो। चूँकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो क्रोमियम का यहाँ है वह 6 है। 6 कैसे है, तो 2 मोनोडेंटेड लिगैंड है, ऑक्जेलेट बाइडेंटेट होता है, और एक बाइडेंटेट के लिए 2 काउंट करते हैं, तो 2 के लिए 4, तो 4 और 2 6, मतलब ऐसे 2 + 2 × 2। तो ये ऑक्जेलेट को हम लोग शॉर्ट में ऐसे दिखलाएं, दिस इज ऑक्जेलेट, और एक यहाँ 3 माइनस। अब यदि इस कॉम्प्लेक्स को आप देखोगे और यदि इस कॉम्प्लेक्स को मिरर के सामने आप रखोगे, तो मिरर के सामने रखने से क्या इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होगा या नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, उसको समझना है। तो मिरर के सामने इसको रखो। यदि इसको मिरर के सामने रखोगे तो इसका इमेज क्या बनेगा, ऐसा बनेगा CrO ऑक्जेलेट, फिर यहाँ भी ऑक्जेलेट, और ये 2 क्लोरीन। तो ये दोनों जो मिरर इमेज है तो हम लोग देख ही रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसका मतलब हुआ कि ये इनैंशियोमर्स हैं, और इनैंशियोमर्स होने का मतलब हुआ कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हैं।
तो सिस आइसोमर में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज था इसीलिए। लेकिन यही कंपाउंड यदि ट्रांस फॉर्म का हो तो ट्रांस के लिए क्या हो सकता है, ज़रा उसको देख लें हम लोग। इसी को ट्रांस के लिए बनाया जाए तो Cr, 2 Cl अपोजिट रखोगे, ट्रांस है तो फिर ये ऑक्जेलेट है, वैसे ही इधर से भी हो जाना है ऐसा। इसी को जब आप मिरर के सामने रखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाना है, ऐसा। क्या यह इमेज में कोई अंतर है, ज़रा देखो आप। इस कॉम्प्लेक्स को उठा करके इसके ऊपर रखोगे तब तो यह कंप्लीटली इसको ढक देगा, और ऐसे केस में जो है इस इमेज को हम लोग सुपर इम्पोजेबल बोलेंगे। और यदि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो ऑब्वियसली ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा, दोनों सेम ही है, आइडेंटिकल आयन हुआ दोनों। समझ रहे हो बात को। इसके अलावे और भी कई इसमें हो सकते हैं रीजन पाल, जैसे कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ ही नहीं, इसमें किसी भी एंगल से चलोगे आप तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो जा रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सारे कंडीशन को या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का है। तो इसमें सिस हुआ ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म है वह ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। पता है कैसे किए, तो स्ट्रक्चर बना करके आप मिरर इमेज देख लो, वहाँ से सारा क्लियरेंस आ जाना है। नेक्स्ट इसके लिए हम लोग देखें (9.7) एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है MnBr4 पे 2- और इसके लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 5.9 bm, और बोल रहा है कि ज़रा आप बतलाओ कि इस कॉम्प्लेक्स का जो है ज्योमेट्री क्या होगा। एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, और उस मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू के आधार पे बतलाना है कि यह किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, वैसा। तो देखो सबसे पहले तो यदि यहाँ इस Mn का आप कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो तो कोऑर्डिनेशन नंबर देख करके तो आप साफ क्लियर हो जाओगे। यहाँ से 4 है तो या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही नहीं। अब यदि आप अच्छे से VBT को पढ़े हो, CFT को पढ़े हो, तो उस आधार पे कुछ आगे करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, देख करके आप बतलाओगे ऐसे कि यहाँ जो Mn है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, लिगैंड है Br- जो कि बहुत वीक है। अब बहुत वीक लिगैंड है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऊपर से 3D सीरीज से बिलोंग कर रहा है, तो ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की ओर। लेकिन चूंकि इसके लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है तो मतलब कि कुछ ना कुछ इसका भी इस्तेमाल करना है, या उसी के आधार पे आपको बतलाना है कि यह किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। खैर, अब यह जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं √n+2 bm। इसके लिए वैल्यू दिया हुआ है 5.9 bm, अगेन इधर n+2 bm। सॉल्व करो, 5.9 ये ख़त्म हो जाएगा, इधर √n+2 दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 5.9 का स्क्वायर इधर हो जाएगा n+2। यदि इसको आप 6 के अप्रॉक्स लेकर के चलते हो तो तकरीबन 36 हो जाएगा, इधर हो जाना है n² + 2n। पूरा सॉल्व करोगे n² + 2n - 36 = 0। अब इसको यहाँ से यदि आप सॉल्व करोगे, जैसे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस हिसाब से, तो यहाँ से n का वैल्यू जो है 5 के आसपास आएगा, और यह बतला रहा है कि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कब हो सकता है, ज़रा देखें हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ Mn2 प्लस इज द CMI, कन्फिग्रेशन लिखोगे आप 3d5 4s0। तो 3d5 है, इसका मतलब कि 5 अनपेयर तो दिख ही गए ऐसा। आगे 4s और फिर 4p है, 4s का एक ऑर्बिटल खाली, 4p में 3। तो यहाँ जो 4 Br माइनस है वे चारों इसमें चले जाएंगे। यदि इस कॉम्प्लेक्स को आप स्क्वायर प्लेनर लेते हो तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, और यदि DsP2 होगा ऐसा DsP2, इसके लिए D का एक ऑर्बिटल खाली चाहिए, और D का इस ऑर्बिटल को आप यदि खाली करोगे तो इलेक्ट्रॉन को पीछे पेयर अप करना होगा, और यदि ऐसा हुआ तो अब 3 ही अनपेयर बच रहा है, और 3 अनपेयर के लिए मैग्नेटिक मोमेंट इतना नहीं आ सकता है। इतना के लिए बता रहा है कि 5 होने चाहिए अनपेयर, तब तो 5 तभी आएगा जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो, मतलब कि जो लिगैंड है वे आगे 4s और 4p में आए, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, और यह बतला रहा है कि कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल। तो लगभग हर एक टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन देख ही लिए, नॉमेनक्लेचर से देखे, वर्नर्स थ्योरी से देखे, उसके बाद आइसोमेरिज्म से देखे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से देखे, एक कलर जो है बचा रह गया जिससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में, और उसमें भी सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जितने थे सबको हमने किया, अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो NCERT इन टेक्स्ट प्रॉब्लम, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम में सबसे पहला 9.1, और वही करना है, फॉर्मूला लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। नाम जो है दिया हुआ है जैसे टेट्राएमीन डाइएक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कैसे फॉर्मुलेशन बताए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट दो आप, सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट, फिर लिगैंड टेट्राएमीन है, मतलब कि 4 NH3, डाइएक्वा है मतलब कि 2 H2। स्क्वायर देखो ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम होता है, इसके बाद इधर लिखा हुआ है क्लोराइड, इसका मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड यहाँ Cl होगा। कितना Cl होगा कैसे पता करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट से, चूँकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, यहाँ इस पे 0 चार्ज, इस पे 0 चार्ज, एक Cl होगा तो -1, हम लोग को तो 3 लाना है, तो 3 तभी आएगा जब Cl यहाँ कितना हो 3। यही इसका फॉर्मुलेशन हुआ। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पोटासियम टेट्रासाइनो निकेलेट 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है, पोटासियम टेट्रासाइनो निकेलेट 2। यहाँ से भी सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखो, ये जो पूरा एक वर्ड में है, निकेलेट Ni, टेट्रासाइनो मीन्स Cn का होल 4, पोटासियम मतलब K, कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट से पता करेंगे, निकेल का X इस पे होता है -1, 4 है तो -4, एक पोटासियम लोगे तो +1, तो +1 और -4 तो हो गया -3, उधर जा करके +3 हो जाना है, लेकिन यहाँ 2 लाना है, तो 2 लाने के लिए बताया इसको तो आप चेंज नहीं करोगे, लिगैंड जितना दिया हुआ वो तो होना ही है, यहाँ चेंज कर सकते हो। तो यहाँ यदि हम लोग 2 पोटासियम लें तो +2 हो जाएगा, इस हिसाब से अब 2 आ जाएगा, तो ऐसा हो गया K2NiCN का होल 4। नेक्स्ट 3rd नंबर, ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ से यहाँ जो एक वर्ड में है, क्रोमियम है Cr,
ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन को इन लिखते हैं, ट्रिस मतलब कि 3, कॉम्प्लेक्स लिगैंड है इसलिए ऐसा दिया हुआ है। लास्ट में फिर क्लोराइड है मतलब Cl लिखना होगा। कितना Cl लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट से पता करो, चूँकि यह न्यूट्रल लिगैंड है 0, तो जो भी चार्ज आएगा Cl के चलते ही आएगा। 3 चार्ज होना चाहिए, एक Cl पे एक ही माइनस है, तो 3 लाने के लिए यहाँ 3 होना चाहिए। तो यह इसका फॉर्मुलेशन हो गया CrEn3, उसके बाद Cl3। नेक्स्ट देखें इसमें, चूँकि ये क्वेश्चन जो रिपीट कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही टॉपिक से क्वेश्चन जनरली पूछता है, मतलब बाकी से भी पूछ सकता है लेकिन इससे पूछेगा ही पूछेगा, इसके अतिरिक्त किसी से पूछे तो पीछे, लेकिन नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन से फिक्स होता है 12th का बोर्ड एग्जाम में। हालांकि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए जाओगे तो वहाँ रेयर है। नेक्स्ट 4 नंबर में एमीन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रिटो एन, प्लैटिनेट 2। एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ऐसा, इसका फॉर्मुलेशन करोगे। देखो पूरा देख रहे हो, यहाँ से यहाँ एक वर्ड में दिया हुआ है, मतलब केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, आयोनाइजेशन स्फीयर यहाँ नहीं है, तो स्क्वायर ब्रैकेट दे दो आप। सबसे लास्ट में प्लैटिनेट Pt, At लगा हुआ जो बता रहा है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। अब अल्फ़ाबेटिकली लिखो, एमीन है मतलब NH3, ब्रोमीडो है Br, क्लोरिडो है Cl, नाइट्रिटो N है तो नाइट्रिटो N को हम लोग लिखते हैं NO2। अब अभी के हिसाब से यदि इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो प्लेटिनम का X, इसका 0, -1 बराबर 0, तो X -3 बराबर 0, तो X बराबर तो 3 आ जा रहा है, जबकि दिया हुआ है 2, तो ये 2 तभी आएगा जब कोई चार्ज दो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर में कोई स्पीशीज दिया हुआ है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ जो चार्ज होगा वह बैलेंस करेगा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो यहाँ 2 लाने के लिए क्या चीज़ से इक्वेट करोगे, यदि आप 1 लेते हो तो ये जाएगा 1, उधर जा कर के ऐसे 1 + 3 4 आ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ आप -1 लेकर के चलते हो तो -1 इधर जा कर के हुआ +3, तब यहाँ से +2 आ जाएगा, मतलब इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो Pt NH3 Br Cl NO2 और एक माइनस दे देना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, और यह चार्ज हम लोग किस बेसिस पे दे रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, उसको बैलेंस करने के लिए। अगला कॉम्प्लेक्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। चाहे इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दे करके नाम लिखने पूछे या नाम दे दिया है फॉर्मूला लिखने पूछे, दोनों में से कोई एक तरीका जो है एग्ज़ाम में आने ही वाला है इसका। और कैसे करेंगे इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखोगे। गैपिंग दिया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों हैं। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखते हैं, फेरेट Fe हेक्सासाइनो मीन्स Cn6। इसके बाद आप आयोनाइजेशन को लिखो, आयरन 3 दिया हुआ है Fe, यह 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस आयरन के लिए। आयरन का 2 प्रकार का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +3 और +2, तो यदि यह 3 वाला है तो ये होगा 2 वाला। ऐसा मेन है चार्ज को बैलेंस करना, और चार्ज को आप कैसे बैलेंस करोगे, तो यदि यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 दिया हुआ है, इसका आप x निकाल लो, E -1 × 6 = 0,
तो +3 + x -6 बराबर 0, तो ये x बराबर आ जाएगा +3, और x बराबर +3 तो नहीं, यहाँ तो 2 दिया हुआ है। तो इस आयरन का 2 कैसे आएगा? इधर आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो, ये फिक्स है कि 6 से नहीं होना है। तो यहाँ से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। किस आधार पे, कैसे निकालेंगे देखो। इसके लिए आप क्या करो कि इस आयोनाइजेशन स्फीयर को अलग ले लो। तो यहाँ लोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना, +3। इधर वाले को अलग ले लो, तो इसका तो +2 दिया हुआ है यहाँ के अनुसार, और Cn पे होता है -1 मतलब -6, तो ओवरऑल यहाँ बचा -4। अभी -4 और +3 को आप कैसे इक्वेट करोगे जरा सोचो। तो यदि इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए अपोजिट, तो ये हो जाएगा +12, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -12, तो +12 -12 0 हो जाना है। मतलब ये जो +3 वाला है इसका हो जाएगा 4, और ये जो पूरा -3 आ रहा था मतलब -4, यह हो जाएगा यहाँ टोटल 3। तो ऐसे इसका फॉर्मूलेशन होगा। मतलब यदि ऐसा सिचुएशन आए कि चार्ज बैलेंस ना हो, तो आयोनाइजेशन स्फीयर को आप अलग लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अलग लो। आयोनाइजेशन स्फीयर का टोटल चार्ज देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ओवरऑल चार्ज देखो, और अब चार्ज को बैलेंस करो। जाहिर सी बात है दोनों पे अपोजिट चार्ज होगा। यदि यहाँ आयोनाइजेशन पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, या यदि इस पे प्लस है तो फिर आयोनाइजेशन पे माइनस होगा। और फिर चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो। इसका जो चार्ज था उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ जो चार्ज था उससे यहाँ कर दिया, उसके अनुसार लिख दिए। तो हो गया Fe4 FeCN का होल 6 का 3। और यहाँ से आप निकालोगे तो बड़ा आसानी से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो इसका आप लिए हो कितना, +3, तो 4 है तो +12, ये हो गया 3x, इसका -1, टोटल 18 है तो -18 बराबर 0, तो 3x - 6 बराबर 0, तो x बराबर +6/3 +2 आ जाएगा। तो बस मेन यहाँ यही है, चार्ज को बैलेंस करना यदि आप सीख गए तो फॉर्मूलेशन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है, आसान रहेगा, और वहाँ से फिर आसानी से जो है इस चीज़ को आप कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे और भी कई कॉम्प्लेक्स हैं इसमें, लेकिन मेन जो था, जो एग्ज़ाम में आने लायक, जो एग्ज़ाम में पूछेगा थोड़ा सा जो हट करके है, वह यही है विश्व। तो इसके अलावे जो और क्वेश्चंस बच रहे हैं, प्रॉब्लम्स, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।